नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। पूरे 150 प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन इसमें किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 74(1) में वर्णन है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। नेक्स्ट है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, शोषण के विरुद्ध। 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। अगला है, लोकतंत्र पूंजीवाद सर्वविश्वसरैया योजना से प्रभावित रहा। लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर्वविश्वसरैया योजना से प्रभावित रहा, यह किस देश से प्रभावित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका से। लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर्वविश्वसरैया योजना से प्रभावित रहा, यह अमेरिका देश से प्रभावित है। सर्वविश्वसरैया योजना 1934 में औद्योगिकीकरण पर बल तथा राष्ट्रीय आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा सर्वविश्वसरैया द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज को अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243(i) और अनुच्छेद 243(22) के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। मैडम कामा प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने विदेश में तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराई 1907 में। और अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं और इसका आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 नए सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि सभा है। नेक्स्ट है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई और रोजगार आश्वासन योजना 1993 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा डी, प्राथमिक क्षेत्र से निम्न श्रम अनुपात। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बांग्ला। बांग्लादेश का आधिकारिक भाषा बांग्ला है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायत समिति के सदस्य, और इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य महाराष्ट्र है। नारियल में प्रथम केरल। छोटी इलायची का मुख्य उत्पादक राज्य केरल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है और इसका आंसर हो जाएगा डी, कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन है यह हड़प्पा सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि की गणना है अगर कार्बन डेटिंग के आधार पर करते हैं तो 2350 से 1750 BC मानी जाती है और यह एक प्रथम शहरी सभ्यता थी भारत की। नेक्स्ट है बौद्ध कला की प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी अमरावती। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र अमरावती है। अमरावती स्तूप सातवाहन काल में बनाया गया था। नेक्स्ट है महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? महरौली अभिलेख से, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय का। महरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। महरौली के लौह स्तंभ में चंद्र के विजय अभियान की चर्चा है जिसे चंद्रगुप्त सेकेंड माना जाता है। महरौली के लौह स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें जंग नहीं लगता है। अगला है वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है और इसका आंसर हो जाएगा सी उपनिषदों के लिए किया गया है वेदांत शब्द का प्रयोग। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, अर्थात वेदों के मूल भाव को टीकाकरण द्वारा समझाया गया है जिसे उपनिषद कहते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, असीम ज्ञान, और उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक पास बैठना। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ए 8 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर विश्व ओजोन संरक्षण दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। ये कथन सही है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, ये कथन सही है। चाय की खेती भारत में 1835 से प्रारंभ हुआ था और कॉफ़ी क्या है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट है गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? गन्ने का फसल, इसका आंसर हो जाएगा डी 12 माह में। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? तो 12 माह में। गन्ने की फसल के लिए 26 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत को गन्ना का जन्मभूमि माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा डी मक्का। मक्का रबी फसल नहीं है, मक्का खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। मक्की की खेती रबी एवं खरीफ दोनों फसलों में की जाती है। भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था और इसका आंसर हो जाएगा सी पृथ्वीराज चौहान। भारत का अंतिम महान राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान थर्ड था। पृथ्वीराज चौहान के ने तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में जो हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी को पराजित किया, लेकिन उसके अगले साल 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान थर्ड को राय पिथौरा भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी और इसका आंसर हो जाएगा बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया, इसे दीवान बंदगान विभाग कहा गया है। फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 गुलाम था। सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहता था और फिरोज शाह ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। नेक्स्ट है सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? आंसर हो जाएगा ए मैसूर ने। मैसूर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। सहायक संधि सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया। सहायक संधि भारत में लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया और अवध के नवाब सआदत अली खान ने 1801 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट है वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? आंसर हो जाएगा बी रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बाद महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन शुरू किया। भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन निहलो किसानों को लेकर चंपारण में किया गया था। अगला है किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है और इसका आंसर हो जाएगा सी कल्पना चावला। भारतीय महिला कल्पना चावला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला जो अंतरिक्ष यात्रा की थी। कल्पना चावला की कोलंबिया यान की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाली स्थान को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया। तो ये कब ऐसा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सी 23 अगस्त
2023 को चंद्रयान की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया। इससे पूर्व चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश रूस, अमेरिका और चीन है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया। 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023 तक कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। इसके लिए 2027 से 30 के मध्य मलेरिया रोगियों की संख्या शून्य प्रदर्शित करना होगा। नेक्स्ट है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बैडमिंटन से। नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप आदि भी बैडमिंटन से संबंधित है। और भारत ने 2023 में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप खिताब भी जीता है। बैडमिंटन की कोर्ट की जो लंबाई होती है वो 44 फीट होती है और चौड़ाई 20 फीट और नेट की ऊंचाई 5 फीट होती है। जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, रवि सिन्हा को। रा प्रमुख रवि सिन्हा बिहार के भोजपुर जिले से हैं। विश्व का सर्वाधिक धनी आबादी वाला प्रदेश है और इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पूर्वी एशिया। विश्व का सर्वाधिक धनी आबादी वाला प्रदेश है दक्षिण पूर्वी एशिया। विश्व का सर्वाधिक आबादी उत्तरी गोलार्ध में रहता है। विश्व की सर्वाधिक आबादी एशिया महाद्वीप में रहता है। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में। भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी, भूविक्षेपी पवन। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो उसे भूविक्षेपी पवन कहते हैं। व्यापारिक पवन अस्थायी पवन होता है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है और इसका आंसर हो जाएगा सी, 111 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर 2 देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न है कि प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, BS मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक BS मिन्हास है। द पाथ टू पावर पुस्तक के मार्गरेट थैचर है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय है। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय है और इसका आंसर हो जाएगा डी, वाशिंगटन DC। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के निर्णय के आधार पर विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ए, नॉर्वे। 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल मैच में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन द्वारा पराजित कर दिया गया। नेक्स्ट है, 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, जयपुर राजस्थान में हुआ था। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, शांतनु गुप्ता। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक शांतनु गुप्ता है। योगी आदित्यनाथ का बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। अगला है, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, एस विजयालक्ष्मी। शतरंज में पहली महिला ग्रैंड मास्टर एस विजयालक्ष्मी है। WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा है। और कोनेरू हेम्पू जो है जो शतरंज की खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्लाम में सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था
इस्लाम है। सूफी आंदोलन इस्लाम का उदारवादी आंदोलन है। और चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय सूफी आंदोलन है। अगला है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता, ये आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। अगला है बासंदा राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में है। बासंदा राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में है। बांसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। किस देश को झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। नेपाल देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, और नीदरलैंड के राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो है शेर है। और स्पेन की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल है। अगला प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अष्टछाप की, और इसका आंसर हो जाएगा ए, आचार्य विट्ठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना आचार्य विट्ठलनाथ द्वारा की गई है। बल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का विचार दिया था। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। अगला है बिहार में उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ और 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा और झारखंड 1936 और 2000 ईस्वी में हुआ। बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा 1911 में हुई और विधिवत 1912 में अलग हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। बाबू कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे और वो परमार वंश से संबंध रखते थे, और उनकी जो आखिरी लड़ाई हुई थी वो कैप्टन ली ग्रांट के साथ हुई थी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। बहावी आंदोलन मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ था। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता इनायत अली और विलायत अली थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, त्यागराज। त्यागराज कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है। त्यागराज को दक्षिण भारत के महानतम संगीतज्ञ माना जाता है। त्रिमूर्ति में थे त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, शिवहर। बिहार राज्य के शिवहर जिले की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शिवहर जिले का जनसंख्या घनत्व 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, और बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का जिला है कैमूर है, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? और इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है तो वहाँ का आवाज़ हम नहीं सुन सकते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर उसके वजन का 1/6 भाग होता है। अगला है जल की कठोरता किसके कारण होती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, जल की कठोरता CaSCO3 के होल्टवाइज के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से दूर हो जाता है और जल की अस्थायी कठोरता उबालने से दूर नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, माया। माया भारत का एक पूर्णतः स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका निर्माण उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर किया गया है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चक्रव्यूह नाम का एंटी मैलवेयर और एंटी वायरस है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक क्या? और इसका आंसर हो जाएगा बी, मिश्रण है। पीतल मिश्र धातु है जबकि वायु भी मिश्रण है। मिश्र धातु समांगी मिश्रण है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, डायबिटीज। इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन अग्न्याशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बिट्टा कोशिका द्वारा स्रावित होती है, और इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट।
39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर H2O यानी जल का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला है कि निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है। निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, मगरमच्छ। और किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है, जो इसका आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा बी, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है। सामान्यतः जो प्राणी अपने बच्चों को जन्म देता है और दूध पिलाता है उसे स्तनधारी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्यता अधिकतम होती है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, अवरक्त किरणों की। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, अल्फा क्लोरो एस्टोफिनॉल, और इसका फार्मूला होता है CCl3NO2, CCl3NO2। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब, इसका आंसर हो जाएगा सी, उसकी चमक कम हो जाएगी। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसकी चमक कम हो जाएगी। अगला है मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, यह कथन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, चाइना रोज। बेकिंग सोडा का घोल चाइना रोज संकेतक के साथ हरा रंग देता है। चाइना रोज को उड़हुल, गुड़हल या जबा कुसुम नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, मिथोमोग्लोबिन के कारण, मिथोमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आंसर हो जाएगा ए, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, यह गलत है। मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा होती है, सही है। प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण में सहायता मिलती है, यह भी सही है। मानव शरीर को खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ए। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, घट जाता है। Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या है, और इसका आंसर हो जाएगा A +5। Mg2P2O7 में P का ऑक्सीकरण कितना है संख्या, तो +5। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा के आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 5000 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल खाली स्थान पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 5 जूल ही रखी जाएगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का प्रतिशत लगभग 1% है, तो आंसर हो जाएगा 5 जूल। जबकि 10% के नियम के अनुसार जीवों के एक विशेष पोषी स्तर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का केवल 10% ही अगले उच्च पोषी स्तर पर स्थानांतरण के लिए उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, वोल्टेज को। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर थर्मोप्लास्टिक है और यह बहुलक है आइसोप्रीन का। निम्नलिखित में कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है, आंसर हो जाएगा ए, मृदुत्तक यानी पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा पदार्थों के घाव भरने का कार्य करता है। पैरेनकाइमा पौधों के कोमल भागों जैसे पत्तियां, फूलों, फलों आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा बी, कंपाइलर कहते हैं। लाइन बाय लाइन को मशीन कूट को बदलता है तो ये कंपाइलर कहलाता है। नेक्स्ट है, यदि लाल फूल को हरे शीशा में देखें तो कैसा दिखाई देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काला। यदि लाल फूल को हरे शीशा में से देखें तो यह काला दिखाई देता है। प्रकाश जिस रंग का प्रवर्तन करते हैं उस रंग की वस्तु दिखाई देती है। नेक्स्ट है, माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था, और इसका आंसर हो जाएगा सी, ईथर परिकल्पना के पतन का, ईथर परिकल्पना के पतन का। एक डायोड इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक दिशा में चालन करता है। एक जो डायोड होता है वो सिर्फ एक ही दिशा में चालन करता है। डीएनए में फ्यूरिन क्षार है, डीएनए में फ्यूरिन क्षार है, इसका आंसर हो जाएगा बी, एडेनिन व गुआनिन। डीएनए में फ्यूरिन क्षार एडेनिन व गुआनिन है। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षारक होते हैं,
कौन कौन? एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रम 462, 420, 380, x 306 में x का मान क्या होगा? सबसे पहले देखना है कि इन दोनों में कितना का डिफरेंस हो रहा है। तो 462 माइनस 420 करते हैं, कितना का हो रहा है? तो 42 का। 420 से 380 कितने में जा रहा है? 420 माइनस 380, इस बार 40 का डिफरेंस है, यानी 2 घट के डिफरेंस हो रहा है। तो अब 380 माइनस x बराबर कितना होना चाहिए? 38। तो x का मान जो हमारा निकल के आ जाएगा कितना? 342। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। अगला प्रश्न कर रहा है कि 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है? 1/12 का कौन सा भाग जो हो जाएगा वो 3/8 है। ये हमारा इक्वेशन निकल कर आया। तो कैसे इसे फिर सोल्व कीजिएगा? x बराबर हो जाएगा 3/8 बटा 1/12, तो हो जाएगा 3/8 गुना 12/1, और जब इसे हम सोल्व करेंगे तो होगा 9/2 आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, 9/2। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अतिथि गृह को पहले 3 दिन का किराया 50 रुपये प्रतिदिन, अगले 5 दिन का किराया 100 रुपये प्रतिदिन है तथा अगले दिनों का किराया 300 रुपये प्रतिदिन है। आरंभ में रजिस्ट्रेशन शुल्क भी 50 रुपया है। यदि एक अतिथि ने कुल 1300 रुपये का भुगतान किया हो तो वह अतिथि गृह में कितने दिन रुका है? तो एक एक करके जोड़ लीजिए कि पहले 3 दिन जो वह है 50 रुपये के हिसाब से दिया, यानी 150 रुपया दिया। अगले उसके बाद 5 दिन कितने रुपये के हिसाब से दिया? 100 रुपये के हिसाब से, यानी कितने दे दिया? तो 500 रुपया दे दिया। और फिर कह रहा है कि कितना दिन रुका ये नहीं पता, और कि x दिन दिया है 300 रुपये के हिसाब से, यानी 300x हो जाएगा। अब 50 रुपया रजिस्ट्रेशन भी चार्ज कर दिया, और इन सब के जोड़ कर हमें कितना आना चाहिए? तो आना चाहिए जितना खर्चा है 1300 रुपये टोटल खर्चा है। तो x का हमारा जो है वो हमारा मान निकलेगा कितना? 300 वाला। तो 300 वाला दिन अगर हम 2 करते हैं तो 600 रुपया यहाँ पर रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 500, 600 और 150, 50। तो 50 और 150 200, अब 5 2 7 और 7 और 6 कितना हो गया? 1300 हो गया। मैंने x का मान तो 2 तो निकल गया। अब कह रहा है टोटल कितना? x का मान 2 निकला। अब टोटल कितना दिन रहा? तो 3 दिन पहले 50 के हिसाब से, 5 दिन 100 के हिसाब से और 2 दिन 300 के हिसाब से, तब 5 3 8 2 10 दिन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा C। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुणाल ने घड़ी अंकित मूल्य के 15% बट्टे पर खरीदा। उसने घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% लाभ पाकर 2880 रुपया में बेच दिया, तो उसने घड़ी कितने में खरीदी है? तो माना कि अंकित मूल्य है 100 रुपया, खरीदा कितना में है? 85 रुपया में, क्योंकि 15% की जो छूट है। अब कह रहा है कि बेचा कितने में? तो 120 रुपया में बेचा है। तो अब 85 रुपये के घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 में अगर बेचा है, 120 बराबर हो जाएगा कितने के? तो 2880 रुपया के। तो 1 रुपया, तो 2880 बटा 120, तो 85 रुपया ही लगाया, तो 85 हो जाएगा। 2880 बटा 120 गुना 85, जब इसे सोल्व करोगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 2040। आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक परीक्षार्थी में 36% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 26% हिंदी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि 10% परीक्षार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हो? तो पहले निकालना है कितना? तो फेल का प्रतिशत। फेल का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो 36 प्लस 26 माइनस 10 कर देंगे, ये जो हमारा 52% निकल के आएगा वो फेल का। तो पास कितना हो जाएगा? 100 माइनस 52 बराबर हो जाएगा 48%। इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने कुछ मजदूर काम पर लगा दिया, परंतु उनमें 6 व्यक्ति पहले दिन से ही काम पर नहीं आए। परिणाम स्वरूप काम 15 दिनों में पूरा हुआ। अब कह रहा है कि उसने प्रारंभ में कितने मजदूर लगाए थे? तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं कि अगर शुरुआत में x मजदूर अगर लगाते हैं, 9 दिन चलना था, लेकिन अब क्या है? x माइनस 6 नहीं आया था, तो अब कितना चला? 15 दिन चला। ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा, तो x का जो हमारा मान निकलेगा वो हो जाएगा 15। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 15। नेक्स्ट है 54 लीटर अम्ल में पूर्णतः भरे बर्तन से कुछ लीटर अम्ल निकाल लिया और फिर उतना ही पानी उस बर्तन में भर दिया। पुनः उतना ही मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। परिणाम स्वरूप बर्तन में 24 लीटर शुद्ध अम्ल रहता है। प्रारंभ में कितने लीटर अम्ल निकाला गया है?
तो आप इसे मान लीजिए कि माना कि परम में कितना है 22 लीटर है अम्ल, परम में माना कि 22 लीटर अम्ल निकाला गया। तो प्रश्न में जो कह रहा है वो एक क्वेश्चन बन के आएगा कि 54 गुना 1 माइनस 22/54 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा 22 का मान जो निकल के आएगा वो आएगा 18 लीटर, यही आंसर हो जाएगा, ये होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक सरल करने का है कि ये दिया हुआ है डिजिट में और लगभग मान क्या होगा। ये सिंपल है, गुना का है, आप इसे कर लीजिएगा। जो इसका इक्वल लगभग मान आएगा उसे हम बता देते हैं कि 0.5 आएगा, सी होगा। लोहे के 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी तथा 10 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया गया है। इस घन की भुजा कितनी है? तो परिणामी घन की भुजा कितनी हो जाएगी? परिणामी घन की भुजा बराबर होता है √6 के क्यूब प्लस 8 के क्यूब प्लस 10 के क्यूब। ये रूट स्क्वायर वाला नहीं 3 वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर घन की भुजा निकाला जा रहा है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 12 cm, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 427 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का तिगुना, बी के भाग का चौगुना, सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है, तो सी का भाग कितना होगा? यानी कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/7 है। इसे जब सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 28 अनुपात 21 अनुपात 12 होगा। और सी का भाग पूछ रहा है, तो सी का भाग 12 है। टोटल कितना होएगा? तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल होगा 61। और कितने में भाग खोज रहा है? तो 427 में। ये हमारा फाइनली क्वेश्चन बन के आएगा 12/61 गुना 427। जब इसे हल कीजिएगा तो जो सी का मान हमारा निकल के आएगा वो होगा ए 84 रुपया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि पानी की टंकी से 2 पाइप जुड़े हुए हैं। पहला पाइप टंकी को 10 मिनट में पूरा भर सकता है तथा दूसरा पाइप 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो टंकी कितने समय में भरा जाएगा? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसे किस तरह आप सोल्व कीजिएगा? तो जो अभिष्ट समय जो लगेगा तो 15 गुना 10/15 - 10, क्योंकि एक 10 मिनट में भर रहा है और एक दूसरा है जो 15 मिनट में पूरा खाली कर रहा है। तो डायरेक्ट इसे आप हल कर सकते हैं 15 गुना 10/15 - 10। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आंसर जो निकल कर हमारा आएगा वो हो जाएगा सी 30 मिनट। नेक्स्ट है A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 हो तो A + B + C/C का मान क्या होगा? तो इन तीनों के A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 को हम K मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? K मान लेते हैं। तो A बराबर कितना निकल के आएगा? 3 के, B बराबर निकल के आएगा 4 के, C बराबर निकल के आएगा 7 के। अब इन तीनों ABC का मान इस इक्वेशन में जब रख लीजिएगा तो ऊपर और K कॉमन ले लीजिएगा तो 4 3 7 2 14, 14 K आएगा। और नीचे C के मान 7 के है तो K कट गया, 7 दूनी, तो आंसर जो हमारा आएगा वो B आएगा। नेक्स्ट है यदि 2 के पावर 11 को 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? तो यूनिट डिजिट से विभाजित कीजिए, आसान होगा। तो 2 के पावर अगर हम 2 के पावर 11 को हम 2 के पावर 8 गुना लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 2 के पावर 8 को अगर हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो 6 आएगा और 2 के पावर 3 का यूनिट डिजिट 8 आएगा। तो इन दोनों का यूनिट डिजिट 8 × 6 = 48 यानी 8 आएगा। अब 8 को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो उस पूरे में भी विभाजित करेंगे 5 से तो शेषफल आएगा 3 ही, तो आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सोमवार से बुधवार तक तापमान का माध्य 37 डिग्री और मंगलवार से बृहस्पतिवार के तापमान का माध्य 34 डिग्री से है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान से 4/5 हो तो बृहस्पति का तापमान कितना था? तो इसे सोल्व कर लीजिएगा इस तरह के इक्वेशन में रख के। m + t + w बराबर कितना हो जाएगा? 37 एवरेज था, 3 का था, तो आंसर हो जाएगा 111। इसे सोल्व करने पर आंसर हो 111 सी। इसी तरह t + w + th को सोल्व कीजिएगा तो इसमें एवरेज 34 था, इसमें भी 3 है तो गुना कीजिएगा, निकल कर आएगा 102 डिग्री। और इक्वेशन ये 1 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। इससे हमारा निकल कर आ जाएगा। और इन दोनों का जो एक 4/5 है वो भाग यूज करके जब सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी 36 डिग्री सी। नेक्स्ट है 3 साल पहले ए बी और सी की औसत आयु 27 साल थी और 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु जो है वो 20 साल थी। ए की वर्तमान आयु क्या है? ए की वर्तमान आयु क्या है ये पूछ रहा है।
तो ऐसे निकालिए कि a प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु हो जाएगा 27 गुना 3 प्लस 3 गुना 3 लोगों का। तो इस तरह सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा ये 90 वर्ष। और b प्लस सी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, b प्लस सी की वर्तमान आयु तो 20 गुना 2 तो पहले है प्लस ये कह रहा है कितने 5 साल पहले, यानी 10 साल और जुड़ जाएगा, 5 गुना 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 90 माइनस 50 कर दीजिएगा, निकल कर आएगा 40 वर्ष। वही ए का निकल जाएगा वर्तमान, तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, प्रत्येक हॉकी फुटबॉल या दोनों खेलते हैं। यदि 75% हॉकी खेलते हैं, 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो दोनों खेलने वालों की संख्या क्या होगी। तो ये बनेगा किस तरह के एक वेन डायग्राम बनेगा, इस तरह कह रहा है कि 75% ये हो जाएगा और ये 45%, और दोनों जो है वो कितने परसेंट खेलेगा, तो ये हो जाएगा 20%, क्योंकि 75 प्लस 45 माइनस 100 करेंगे तो निकल कर आएगा 20%। तो अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा 600 में 20% 120 हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि ए एक काम को 12 दिनों में पूरा करता है, बी की क्षमता ए से 60% अधिक है, तो बी उसी काम को पूरा करेगा कितने दिनों में। तो ए का एक दिन का काम जो है वो है कितना 1/12, तो बी का एक दिन का काम हो जाएगा कितना 1/12 गुना 160/100 बराबर 2/15 भाग। तो बी का कितना समय लगेगा 15/2 दिन, यानी 7.1/2 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो सबसे पहले तो सापेक्ष चाल निकाल लेना है। सापेक्ष चाल बराबर होगा 60 प्लस 60 होगा 66, और उसे जब 66 हमारा निकल कर आएगा उसको 5/18 से गुना कर दीजिएगा, मीटर पर सेकंड में बदलने के 66 गुना 5/18 बराबर 55/3, क्योंकि आंसर में मीटर पर सेकंड में दिया है तो 55/3 मीटर सेकंड होगा। तो अभिष्ट समय बराबर निकल कर आएगा, 110/3/55 सेकेंड बराबर 6 सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 9:c, सी अनुपात डी बराबर 14:15 है, तो ए बी सी डी का क्या होगा। तो इसे आप सोल्व कर लीजिएगा, तो जो सोल्व करके निकल कर आएगा वो हो जाएगा सी 12:18:14:15। अगला प्रश्न है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में, यदि उनका मूल्य 216 रुपया है तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं ये बताना है। तो इसे इस तरह सोल्व करेंगे कि माना कि 1 रुपया का जो है 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्रमशः 2x 3x और 4x है। तो क्या करना है कि 2x गुना 1 प्लस 3x गुना 50 पैसे वाला तो 100 प्लस 4x गुना 25/100 इक्वल टू कर देना है 216 रुपया। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा x के मान निकल कर आएगा जो है वो 48, तथा 50 पैसे के सिक्के कितना होगा 3 गुना 48 बराबर 50 पैसे कितना होगा 3 गुना 48 बराबर 144, क्योंकि 3x माने थे हम 50 पैसे वाला को। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना बी 144। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी संख्या में 26 जोड़ने पर उस संख्या में 65% वृद्धि हो जाती है, तो मूल संख्या का 75% क्या होगा। तब माना कि वो संख्या x है, अब x प्लस 26 बराबर हो जाता है x गुना 165/100, क्योंकि 65% की इंक्रीमेंट हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो x प्लस 26 बराबर हो जाएगा x गुना 165/100। तो जब x का हम मान निकालेंगे तो वो संख्या कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब 40 का 75% कितना होगा, तो वो हो जाएगा 30। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है 2203 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसे आप वर्गमूल से भी निकाल सकते हैं या ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि अगर हम इसे 6 जोड़ें या 8 जोड़ें तो कितना आएगा और उसके बाद क्या नियरेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम 40 को चेक करेंगे तो कितना होता है 400 1600 होता है, और हम
50 के चेक करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है 2500। तो 2500 ज़्यादा है, 1600 इन्हीं दोनों के बीच में है। और फिर ऑप्शन से देखेंगे तो अगर हम 6 जोड़ते हैं तो आएगा 2209, और 2209 किसका हो सकता है, 47 गुना 47 अगर हम करते हैं तो ये निकल के हमारा 2209 आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 6 जोड़ने पर। नेक्स्ट है, यदि एक दुकानदार यदि पंखे के विक्रय मूल्य को 400 से घटाकर 380 कर देता है तो उनकी हानि में 2% वृद्धि हो जाती है। पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। तब माना कि पंखे का क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया है, हानि जो हो रहा है वो 2% कितने की हो रही है, 400 माइनस 380 यानी 20 रुपये, यानी 20 रुपया कम कर रहा है तो हानि 2% हो रहा है। तो 100% हानि के लिए कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। तब पंखे का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 रुपया, सीधी सीधी निकल जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 815 रुपये तथा 4 वर्ष में 854 रुपये हो जाता है, वह धन क्या है, साधारण ब्याज। तो 4 साल में हो जाएगा 854 और 3 साल में हो जा रहा है कितना, 815। जब इन दोनों को घटा देंगे तो हो जाएगा 39 रुपया, यानी 1 साल में 39 रुपया। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 39 गुना 3 बराबर 117 रुपया। तो मूलधन कितना हो जाएगा, शुरुआत का जो हमारा है 815 माइनस 117 बराबर 698 हमारा मूलधन है। तो यही आंसर हमारा हो जाएगा बी चॉइस। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 संख्याओं का महत्तम समवर्तक 11 तथा उनका लघुत्तम समवर्तक 1700 है। यदि उनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो कैसे होगा, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 11 गुना 7700 बटा 275, डायरेक्ट कर दीजिएगा, जो निकल कर आएगा 308 वो हो जाएगा दूसरी संख्या, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 महिलाएं एक्स, वाई और जेड 3 पुरुषों ए, बी और सी से विवाह करती है। एक्स का विवाह ए से हुआ, वाई का विवाह इंजीनियर से नहीं होता है, जेड का विवाह डॉक्टर से नहीं होता है, सी का डॉक्टर नहीं और ए का एक वकील है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है यह देखना है। इसका जो आंसर हो के आ जाएगा, तो कह रहा है कि एक्स जो है वो ए से वकील है, अब वाई जो है वो बी से डॉक्टर है और जेड जो है सी से इंजीनियर है। इस तरह का हमारा निकल कर आएगा। तो स्पष्ट है कि कोई सही नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित चीज़ों के स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा जाए। चीनी का खाली स्थान से वही संबंध है जो खोए को खाली स्थान से है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी का संबंध है गन्ना से, वही जो खोए का संबंध है दूध से, आंसर हो जाएगा सी। चीनी गन्ने के रस से बनता है और खोया दूध से बनता है, ये संबंध। अगला है चूहे के लिए बिल्ली वही है जो मक्खी के लिए खाली स्थान है, और इसका आंसर हो जाएगा 103 के सी, मकड़ी। जिस प्रकार चूहा बिल्ली को भोजन होता है उसी प्रकार मक्खी मकड़ी का भोजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, कह जो रहा है कि दक्षिण पूर्व ये जो है वो उत्तर हो जाए, यानी इसमें जो कितने डिग्री की है 45 डिग्री ये और ये 90 डिग्री की, मतलब ये घूमकर इस तरह हो जाए, उत्तर हो जाए। उसी तरह उत्तर पूरा पश्चिम हो जाए, उत्तर और पूरब जो है इधर वो पश्चिम हो जाए, इतना डिग्री के घूम जाए। तो आने दिशाएं इसी प्रकार बदल जाए तो पश्चिम क्या कहलाएगा। तो अगर हम पश्चिम को भी देखते हैं, इधर पश्चिम है और इसको पहले 90 डिग्री घुमाएंगे तो इधर आएगा, फिर 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा फाइनल। तो ये किस दिशा में है, तो ये दक्षिण और पूरब में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 104 के डी। नेक्स्ट है यदि किसी महीने की 3री तारीख को सोमवार पड़ता है तो उसी महीने के 21 तारीख के चौथे दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो 21 तारीख के चौथे दिन 21 + 4 यानी 25 तारीख के 3 तारीख को क्या पड़ रहा है, सोमवार पड़ रहा है। तो 3 तारीख + 21 दिन बराबर 24 तारीख के दिन भी सोमवार पड़ेगा, 24 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा। तो 25 तारीख को क्या होगा, एक दिन हो गया, तो सोमवार के बाद मंगलवार पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, मंगलवार। अगला है निम्नलिखित शब्दों को बढ़ते क्रम में रखने पर चौथा शब्द कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। प्रौढ़, यौवन, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बचपन। यदि है तो सबसे पहले तो होगा बचपन, दूसरा में जो हमारा होगा वो होगा शैशवावस्था, तीसरा में होगा किशोरावस्था, चौथा में होगा यौवन और पाँचवा में होगा प्रौढ़। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यौवन। चौथे पे कौन स्थान आ रहा है, यौवन।
नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या इतना के पहले और दूसरे अंक में परस्पर बदल दिया जाए, इसके बाद तीसरे और चौथे अंक भी परस्पर बदल दिया जाए, यदि इसी प्रकार आगे भी परस्पर बदल दे तो बाईं ओर से चौथा अंक क्या होगा। परस्पर बदलने का क्रम अगर इसी तरह जारी होगा तो ये हमारा बन के आएगा 7 5 2 1 8 4 3 9, ये फाइनल संख्या बनेगा। तो इसका चौथे स्थान पर क्या है, तो वो है 1, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कक्षा में 60 छात्रों में से रंजन सबसे ऊपर में 10वें तथा कुमोद नीचे से 35वें स्थान पर है। पुनीत कुमोद से 10 स्थान ऊपर है। यदि रंजन और पुनीत के ठीक बीच के लड़के किसी परीक्षा में फेल हो गए तो कुल पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो कह रहा है कि रंजन जो है वो 10वें पर है, पुनीत जो है वो 45वें पर है और कुमोद जो है वो 35वें पर है नीचे से। तो इस तरह अगर बनता है और ये नीचे से भी ही पुनीत 45वें पे, तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो होगा ए 55वें। कुल पास होने वाले छात्रों की संख्या कितना होगा, 55 होगा। अगला, यदि शब्द नवंबर के प्रथम और द्वितीय अक्षर परस्पर बदल दिया जाए, इसी प्रकार तीसरे चौथे पाँचवें छठे और आगे भी इसी प्रकार बदल दिया जाए, तो आर से बाईं और चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो जो बन के हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा ONEBBMRE, ये बन के इस तरह आएगा और कह रहा है बाएँ से स्थान पे, तो आंसर हो जाएगा ई, तो सही जब होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए 3 शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर ऐसा है जिसका केवल एक ही शब्द में प्रयोग हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसका प्रयोग सिर्फ एक शब्द में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याओं को 5 से पूर्ण भाग दिया जा सकता है। आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक परिशुद्ध एक्यूरेट घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए 7:30 होगा। राजू, महेश, दिनेश, सुरेश एवं टिंकू एक पंक्ति में बैठे हुए। दिनेश के पास टिंकू नहीं है तथा राजू के पास सुरेश नहीं है। महेश राजू के बगल में है तथा टिंकू सुरेश के बगल में नहीं है। इनका क्रम निर्धारण करना है, तो किस तरह होगा। तो पहले टिंकू बैठेंगे, फिर राजू, फिर महेश, उसके बाद दिनेश, उसके बाद सुरेश, इस तरह के क्रम में बैठेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 113 का वो होगा डी, टिंकू, राजू, महेश, दिनेश एवं सुरेश। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है। ये देखना ये कौन है जो 3 से भिन्न है। तो डी से एफ गया है, कितना है, +2 का हुआ है। और एफ से ई गया है, -1 है। और ई से डी गया है, फिर -1 है। शुरुआत में +2 है और फिर दोनों में -1 है। इसी तरह जी से आई गया है तो +2 तो है, आई से एच गया है -1, और एच से जे गया है ये भी -1, तो यानी इन दोनों तो सेम है। चलिए भी से बाई देखते हैं। भी से बाई गया है +3 है, बाई से जेड गया है +1 है, जेड से भी गया है -4 है, यानी ये डिफरेंस है। तो तीसरे में हमें पता चल गया कि अन्य 3 से भिन्न, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है, यदि भारत में चल रहे सभी नोटों यानी सिक्के नहीं का एक एक नोट आपको दे दिया जाए तो आपके पास कुल कितने रुपये होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा भारत में चल रहा है कौन कौन सा नोट वो देख लेना है। 2000 का नोट चल रहा है, +500 का चल रहा है, +200 का चल रहा है, +100 का चल रहा है, +50 का, +20 का, +10 का, +10 का, उसके बाद 5 का, +2 का, +1 का भी चल रहा है, यानी 2888 रुपया चल रहा है। लेकिन अब 2000 भी बंद किया जा रहा है, तो इसे हम अगला बार अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसे हम हटा देंगे। अभी 2888 हो जाएगा। अगर 2000 हटा देंगे तो कितना होगा, 888 होगा। नेक्स्ट है, एक बाग में 10 आम के पेड़ एक ही लाइन में एक दूसरे से 10-10 मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि दोनों किनारों का एक एक पेड़ काट दिया जाए तो बचे हुए पेड़ों के बीच की दूरी क्या होगा। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 70 मीटर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, अभी ठीक 10:30 बजे है, मेरी घड़ी की बड़ी सुई ठीक दक्षिण की ओर इंगित कर रही है, तो इसकी छोटी सुई किस दिशा की ओर इंगित कर रही है। 10:30 बज रहे हैं यानी इस तरह के हो रहे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उत्तर पश्चिम। उस संख्या के बीच का अंक कौन सा होगा जो कि निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद ठीक बीच में आएगा। उस संख्या के बीच का अंक कौन सा होगा जो कि निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद ठीक बीच में आएगा। तो 735, 432, 842, 915, 135, 765, 498 है।
तब रोही क्रम में करते हैं, पहले घटते क्रम में तो 915 होगा, 842 होगा, 765 होगा, 735 होगा, 498 होगा, 432 होगा और 135 होगा। इसमें जो सबसे बीच में आएगा 735 और 735 के ठीक बीच में कौन आएगा, वो है 3 आएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी शब्द में ऐसे कितने अक्षर के जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला है। तो आइए देखते हैं, 3 अक्षर इसमें से निकल कर आना चाहिए। आर और टी के बीच में एक है तो इसमें भी एक ही है, और आर भी के बीच में जो है वो 3 अक्षर है, ऐसे भी आर और भी में 3 ही है, और टी और भी में जो है 1 अक्षर है, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी 1 ही अक्षर है। तो ये हो जाएगा 3 श्री, तो आंसर हो जाएगा सी। मैं 10 मीटर पूरब की ओर चलकर 10 मीटर पूरब की ओर चलकर उत्तर दिशा में 15 मीटर चला, फिर पश्चिम की ओर 12 मीटर, फिर दक्षिण दिशा में 15 मीटर चला। अब मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मीटर दूरी पर हूँ, क्योंकि ये था 10 चला और ये 12 चला है, तो इन दोनों के बीच में जो होगा यहाँ पर वो 2 मीटर के बराबर होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। महिला तस्वीर के आदमी से क्या संबंध है। इसका है आंसर हो जाएगा सी, बहन। आप सॉल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा। मनुष्य, जीवन चरित्र, राष्ट्र, और इसका आंसर हो जाएगा ए। मनुष्य का जीवन चरित्र जीवनी होता है, इसी प्रकार राष्ट्र का इतिहास होता है। नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या ठीक नहीं है। श्रृंखला में कौन सी संख्या ठीक नहीं है ये देखना है। तो आइए देखते हैं। 0 से 1 प्लस में है, 1 से 3 2 है, 3 से प्लस 3 हुआ है, इससे प्लस 4 हुआ है, इससे प्लस 5, इससे क्या होगा प्लस 6, इससे प्लस 7 और इससे प्लस 8 होना चाहिए। 28 और 8 कितना हो रहा है 36 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 37 है, ये गलत है, तो इसका आंसर है 37, गलत है, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में हाउ मेनी आर देयर को इस तरह लिख सकते हैं और इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो उस कूट भाषा को हाउ को किस प्रकार लिखा जाएगा। काफ़ी मतलब सिमिलरिटी है, इसे इस तरह के आप बना सकते हैं कि यहाँ पर जो मेनी है और मेनी कहाँ पर है, यहाँ पर मेनी है, इन दोनों में कॉमन क्या है ये देखना है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो NA है, ये ध्यान में रखना। इस तरह अगर आप सोल्व कीजिएगा तो काफ़ी आसान होगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, टू या डा। एक निश्चित कोड में 442 का अर्थ है तुम और हम, 437 का अर्थ है आओ और जाओ, तथा 621 का अर्थ है हम कल आओ। तो उसी कोड में और के लिए किस अंक का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 का प्रयोग किया गया है। अगला है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके तत्काल पहले 2 नहीं है परंतु तत्काल बाद 8 है। एक जो हमारा सीरीज निकल कर आ रहा है वो ये है, दूसरा जो हमारा सीरीज निकल के आ रहा है वो ये है, तीसरा जो हमारा सीरीज निकल के आ रहा है वो ये है, चौथा हमारा सीरीज निकल कर कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 3 है। किसी महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। उस आदमी को उस महिला से क्या संबंध है। तो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डी, भाई। नेक्स्ट प्रश्न है 4 व्यक्ति ए, बी, सी और डी ताश खेल रहे हैं। सी डी के विपरीत है, सी जो है डी के विपरीत है, यानी इस तरह अगर 4 लोग हैं तो सी के विपरीत कौन है, डी है। डी बी के दाएं बैठे हुए हैं, डी बी के दाएं बैठे हुए हैं। बी के विपरीत कौन बैठा, तो सी बैठा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा डी, सी। एक पुस्तकालय में 5 विषय की किताबें इस प्रकार रखी है। अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है, संस्कृत हिंदी के नीचे है, हिंदी से ऊपर गणित है, विज्ञान संस्कृत के नीचे है। तो बताइए सबसे नीचे कौन सी किताब है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि सबसे ऊपर जो हो जाएगा वो अर्थशास्त्र, उसके बाद रखा हुआ है गणित, उसके बाद हिंदी, उसके बाद संस्कृत, और उसके बाद रखा हुआ है विज्ञान, यानी जो सबसे नीचे रखा हुआ है वो है विज्ञान का। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न कि यदि 35 लड़कों की कक्षा में ऊपर से असीम का क्रम 12वां है, ऊपर से क्रम है 12वां और नीचे से उसका क्रम क्या होगा, जबकि टोटल कितना है 35 है। तो 35 माइनस अगर हम 12 करते हैं तो 23 आ जाएगा। तो नीचे से वो क्या हो जाएगा
24वां, यानी नीचे 23 लड़का और ऊपर 12 लड़का 35 हो गया। तो इसका जो क्रम होगा वो 24वां, तो आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न में चलते हैं कि बालकों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर सुरेंद्र है, बाईं ओर से 7वें स्थान पर सुरेंद्र है और दाईं ओर से चौथे स्थान पे जो है वो जितेंद्र है। कितने? चौथे स्थान पे, ये 7वें स्थान। आपस में स्थान बदल लेते हैं तो सुरेंद्र बाएं से 15वें स्थान पर होता है, तब दाईं ओर से जितेंद्र का कौन सा स्थान होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 12वां। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बरगद के पेड़ के तने पर जमीन से 4 फुट ऊंचाई पर एक लाल रंग का चिन्ह बना हुआ है। यदि बरगद की पेड़ प्रतिवर्ष 3 फुट बढ़ता है तो 5 वर्ष बाद उस चिन्ह की जमीन से ऊंचाई क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 फुट, क्योंकि बरगद के पेड़ के ऊपरी हिस्सा टहनी प्रतिवर्ष 3 फुट बढ़ता है, ना कि तना, इसलिए लाल रंग का चिन्ह जमीन से 4 फुट ऊंचाई पर ही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा लीप वर्ष नहीं है, बताना है इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1978। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, शताब्दी वर्ष को छोड़कर उसे लीप वर्ष कहते हैं, और ये 1978 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित 4 में से कोई 3 एक समान है और अपना एक समूह बनाते हैं, एक उस समूह में शामिल नहीं होता है, उसका चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, वजन का। वरना गहराई, लंबाई, ऊंचाई सभी लंबाई की मात्रा है, मीटर या फुट में मापा जाएगा, जबकि वजन को द्रव्यमान में मापा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि आशीष 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ था, संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ा हो तो संजय किस दिन पैदा हुआ होगा? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मंगलवार को। किस तरह निकालेंगे? तो 26 जनवरी 1980 का दिन सोमवार, 15 फरवरी से 12 दिन पहले यानी 3 फरवरी, तो अर्थात 3 फरवरी 1980 का संजय पैदा हुआ है। तो जनवरी कितना हो जाएगा? 31 माइनस 26 बराबर 5 दिन। फरवरी जो हो जाएगा 5, मतलब 3 तारीख को पैदा हुआ है, तो 3 हो जाएगा, टोटल 8 दिन। यानी 3 फरवरी का दिन अगर सोमवार है तो उसमें से प्लस 8 दिन मंगलवार हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, मंगलवार। नेक्स्ट है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा? अगला पद कौन से होगा ये देखना है। ABZ, BCY, CDX, DEW। अब यहाँ इस तरह से किस तरह से बना हुआ है ये ध्यान देना है। अगर A से B गया +1, B से C गया +1, C से D गया +1, उसी तरह अगर हम देखते हैं Z से Y माइनस, Y से X माइनस और D से X से W माइनस, तो अगला W से 1 माइनस जाएगा तो क्या होगा? V होगा, और D से +1 जाएगा तो क्या होगा? E होगा। अब बीच का अक्षर किस तरह है वो देखना है। तो बीच का सीरीज में है अंग्रेजी वर्णमाला के BCDEF, तो F होगा, यानी बन के आएगा EFB। EFB आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है, रिवेंस शब्द के अक्षरों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, नेभर। दिए गए मूल शब्द में अक्षरों का उपयोग करके नेभर बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा डी। यदि पिंक को NGLI लिखा जाता है तो आयरन को कैसे लिखा जाएगा? पिंक से NGL कैसे लिखा गया है? P से अगर N करेंगे तो -2 का है, I से J किया है ये भी -2 किया है, N से L किया है -2 और K से जो I किया है वो भी -2 में है हुआ है। तो इसी तरह हम करते हैं, I से -2 तो क्या हमारा निकल के आएगा? G निकल के आएगा। R को -2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? P। O को -2 करेंगे तो निकल के आएगा M। तो GPM किस में लिखा हुआ है देख लीजिए इसमें, तो आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस वेन आरेख को चयन कीजिए जो वर्गों के दिए गए समूहों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। अनुच्छेद, अक्षर, शब्द, वाक्य। तो जो सबसे बड़ा होगा वो अनुच्छेद होगा, उसके में वाक्य होगा, उसके अंदर जो होगा वो शब्द होगा, और लास्ट वाला जो होगा वो अक्षर है, यानी अक्षर से मिलकर शब्द, शब्द से मिलकर वाक्य और वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कोड में एरोमेटिक को इस तरह लिखा जाता है तो कोड ब्रेन को किस प्रकार लिखा जाता है? तो सबसे पहले देखना है कि सब में प्लस किया हुआ है कि क्या, कितना A से B गया है +1 है, R से Q गया है -1 है सॉरी, और O से B है तो ये +1 है, और M से L है -1 है। तो जो सीरीज बन रहा है +1 -1 +1 -1, तो अगला का भी इसी तरह बनाना है। B को बनाएंगे +1 तो C हो जाएगा,
आर को -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा क्यू। उसी तरह अगर हम ए को +1 करेंगे तो बी हो जाएगा। अगला बार को माइनस करें तो जो सीरीज हमारा बन के आ जाएगा वो बन के आ जाएगा क्या, तो ए बन के आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यदि किसी घड़ी में 8:20 हुए हो तो किसी क्षैतिज दर्पण में देखने पर कितना प्रतीत होगा। 8:20 को किस तरह हम देख सकते हैं, 8:20 इस तरह ये घड़ी है, यहाँ पर 6, 7, 8, 9 है, लगभग यहाँ पर रहेगा और ये 20 मिनट इधर रहेगा। इस हमारा यहाँ पर क्षैतिज दिशा में दर्पण है तो देखने पर कैसा बनेगा, ये जो बनेगा इस तरह के बनेगा, लगभग 10:10 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न में ये दिया हुआ है जिनके बाईं ओर से 2 शब्द है जो आपस में किसी प्रकार संबंधित है, शब्द अगला भी संबंधित बताना है कि क्या है दूसरे शब्द। तापमान डिग्री तो दूरी क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए किलोमीटर। जिस प्रकार तापमान को डिग्री में आंका जाता है उसी प्रकार दूरी को किलोमीटर में आंका जाएगा। अगला प्रश्न है CAT ACR DOG, उसके बाद क्या होगा, तो C से ACR गया, C से ये माइनस जो है वो 2 गया, A से C गया +2 है और T से R गया -2 है, यानी -2 +2 और -2 का सीरीज बन रहा है। उसी तरह DOG से हम क्या करेंगे, -2 करेंगे तो B बनेगा, O के प्लस अगर 2 करेंगे तो Q बनेगा, G के -2 करेंगे तो E बनेगा। तो हमारा BQ बन जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा D BQE। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए आकृतियों में कौन सी प्रश्न आकृति को बिल्कुल सही दर्पण प्रकृति होगी जब दर्पण MN पर रखा गया हो। दर्पण ये है तो क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो C। अगला प्रश्न है कि प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई है, किस प्रकार उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को सन्निहित है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा, फिगर वाला प्रश्न काफ़ी इजी होता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। क्या हो जाएगा, पहला में भ्रूण आ जाएगा, दूसरा में शिशु आ जाएगा, तीसरा में बच्चा आ जाएगा, चौथा में युवा आ जाएगा, पाँचवा में पौधा आ जाएगा। तो किस सीरीज में, आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा भराएगा। तो ये हम देखते हैं भर के कौन सा आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम सी भर देते हैं और यहाँ पर भर देते हैं भी, यहाँ पर भर देते हैं डब्लू भी, यहाँ पर बी और सी, तो एक सीरीज बन के आ रहा है 5-5 का। किसका, तो ये 5-5 का सीरीज बन रहा है, बी सी डब्लू भी भी, बी सी डब्लू भी भी, बी सी भी डब्लू भी भी, इस तरह का सीरीज बना, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित आरेख को अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कि विवाहित को हम वर्ग से कर रहे हैं, महिला को सर्किल से, प्रोफेसर को ट्रायंगल से, तो उस महिला प्रोफेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। महिला भी हो, प्रोफेसर की संख्या करिए जो विवाहित नहीं हो। तो इसका जो आंसर हमारा निकल कर आएगा वो हो जाएगा ए, यानी 2 हो जाएगा। इन दोनों को देखना है, इसे स्क्वायर वाला को नहीं देखना है, वर्ग वाला को नहीं देखना है, तो आंसर हो जाएगा 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि उस महिला की संख्या ज्ञात करें जो विवाहित है परंतु प्रोफेसर नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 6। उसका जो आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पर देख लीजिए इसे, ये 6, तो आंसर हो जाएगा बी 6। नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, आप इसे काउंट कर लीजिएगा और काउंट करके जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डी 15। ये था प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज नंबर 9। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।